अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है शहद की मक्खियों से मुतालिक़ क़ुरआनी मौजज़ा। अल्लाह सुब्हाना ताला एक पूरी सूरत का नाम सूरा नहल रखे हैं, यानी कि शहद की मक्खियाँ। और भी हम नाम देखते हैं जैसे कि सूरा नमल यानी कि चूंटियाँ, सूरा अंकबूत यानी कि स्पाइडर्स या मकड़ियाँ। गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान की तवज्जो उसके मखलूक पर किस तरीके से डाल रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये समझ में आ रहा है कि इस्लाम एजुकेशन को कितनी अहमियत देता है। इस्लाम इस हर मुसलमान मर्द और औरत पर एजुकेशन का हासिल करना फ़र्ज़ करार रखा है। यहाँ तक कि जो पहली आयत सूरह अलक़ की अल्लाह सुब्हाना ताला ने नाजिल की थी, उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान को सबसे पहला हुक्म इक़रा पढ़ने का दे रहे हैं। यानी कि इस्लाम में एजुकेशन की बहुत अहमियत आई है। ये ख़ुद हम सिर्फ सूरों के नाम से जान सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला इस सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 68 और 69 में फरमाते हैं कि हमने इस शहद की मक्खी को सिखाया है कि वो घर बनाए हिल्स में यानी कि पहाड़ों में, झाड़ों में और ह्यूमन हैबिटेशंस यानी कि जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पर अपने घर बनाएं और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल को वो खाएं और अपना रास्ता तलाश करें बड़े ही हुनर के साथ। यहाँ पर हमें कई साइंटिफिक मिरेकल्स शहद के मक्खियों के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। शहद की मक्खी एक ऐसी इंसेक्ट है जिसके ताल्लुक से साइंटिस्ट्स आज तक भी बहुत ताज्जुब में हैं कि जो कुछ काम एक शहद की मक्खी अंजाम देती है वो ऐसे ऐसे काम हैं जो कि इंसान भी बिना कोई हेल्प के ये कर नहीं पाता। जिस तरीके के कैलकुलेशंस शहद की मक्खी अंजाम देती है, जिस तरीके का कम्युनिकेशन वो एक दूसरे से रखती हैं, जिस तरीके से वो अपना घर बनाती है परफेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, जिस तरीके से वो फूलों तक पहुंचती है और अपने साथियों को बताती है परफेक्ट कैलकुलेशन यानी कि पूरा परफेक्ट डिस्टेंस। अगर हम किसी के घर चले जाएं तो हमें उसका घर का पता मालूम होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस बिना कोई मापने के बगैर मालूम नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा घर या हमारे दोस्त का घर इतने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, एक अंदाज़ा बता सकते हैं, लेकिन शहद की मक्खी उसका जो डिस्टेंस वो बताती है अपने दोस्तों से जब वो कन्वे करती है तो फिर वो अपना एग्जैक्ट डिस्टेंस बताती है। 20 किलोमीटर्स है तो वो 20 किलोमीटर ही बताएगी, 25 किलोमीटर है तो 25 ही किलोमीटर बताएगी। आइए आज जानते हैं कि किस तरीके से एक शहद की मक्खी को अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिखाया है। जो अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 68 और 69 में ख़ास तौर से इस बात पर दबाव डालते हैं कि हमने इंस्पायर किया है शहद की मक्खी को, हमने सिखाया है शहद की मक्खी को उसका हुनर। शहद की मक्खियाँ जो अपना घर बनाती हैं वो कुछ ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि उसके अंदर कई सारे हनी कोम्स होते हैं, यानी कि एक एक लेयर होती है और उस लेयर्स के अंदर एक हेक्सागोनल शेप होता है। ये कुछ ऐसा शेप है कि इसके अंदर वो शहद को और जो छोटी छोटी मक्खियाँ जो बेबी हनी बीज होती हैं उसका ख्याल रखती हैं, और ये जो छोटे छोटे हेक्सागोनल्स होते हैं उसके अंदर वो शहद को स्टोर करती है। इस स्टोरेज और इस घर को हम देख सकते हैं झाड़ों पे और कभी कुछ इमारतों पे और साथ में हिल्स में भी, यानी जब इंसान उनके लिए कुछ घर की तरह कैबिनेट्स बनाता है और उसको पहाड़ पर रख देता है तो उसमें भी हनी बी जाकर उसमें रहती है और अपने ख़ानदान को बसाती है। इनके जो घर बनाने का जो स्किल है वो ये है कि 30,000 मक्खियाँ एक घर में, एक बी हाइव में हमें मिलती है।
बी हाइव में जो सबसे अहम काम होता है वो है शहद का बनना और शहद का रखे जाना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब आता है जब आप किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, यानी कि जैसे हम फ्रिज में अपने खाने को स्टोर करते हैं कल इस्तेमाल करने के लिए। फ्रिज हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं और वो ठंडा इसलिए होता है ताकि उसमें जरासीम बढ़े ना। ठीक उसी तरीके से शहद की मक्खियाँ भी, उनको शहद बड़ी तादाद में स्टोर करना होता है, रखना होता है, और इसके लिए दो चीज़ों को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो है ह्यूमिडिटी, यानी कि कितना उसमें उस जगह में पानी की मिक़दार है उस हवा में, और दूसरा टेम्परेचर। ये जो बी हाइव है, इस बी हाइव को 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हनी बीज, ये शहद की मक्खियाँ मेंटेन करती है तकरीबन साल के 10 महीने तक। इस टेम्परेचर 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तब भी शहद ख़राब हो सकता है और कम हो जाए तब भी शहद ख़राब हो सकता है। और अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट, जो ह्यूमिडिटी हवा में होती है, इसको कुछ इस तरीके से शहद की मक्खियाँ मेंटेन करती हैं कि वो अपने परों से वो हवा को एक बी हाइव के, यानी कि एंट्रेंस से लेके एग्जिट तक, वो अपने पंख से, अपने फ्लाई के जो विंग्स होते हैं उससे हवा को बाहर की तौर भिजा देती हैं। यानी कि बाज़ाफ्ता एक हनीकॉम्ब में वेंटिलेशन होता है, हवा का दौर चलता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होता और ना ही टेम्परेचर में कुछ फ़र्क आता है, जिसकी वजह से जो शहद है वो आसानी से स्टोर किया जा सकता है। यानी कि शहद की मक्खी को यह मालूम है कि अगर उसको हवादार ना किया जाए, हवा को बाहर नहीं निकाला जाए, तो फिर शहद ख़राब हो सकता है। तो यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस शहद की मक्खी को ये बात सिखा कर भेजी है कि अगर तुम्हें शहद स्टोर करना हो तो फिर उसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का ख्याल रखना है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो हनी बीज या शहद की मक्खियाँ पुट्ठे को जो जमी हुई रहती हैं, वो बस ऐसे ही नहीं लटकी हैं, बल्कि वो दरअसल टेम्परेचर को मेंटेन कर रही हैं कि अगर सर्दी आ जाए तो फिर एक दूसरे के करीब और वो आ जाएंगे, ताकि अंदर का जो बी हाइव टेम्परेचर है वो सेम तरीके से मेंटेन रहे। फिर हम देख सकते हैं कि इस हनीकॉम्ब के कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से हनीकॉम्ब्स अरेंज्ड हैं, वो एक बेहतरीन मैथमेटिकल तरीक़ा है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि एक शहद की मक्खी तमाम शुरू का पॉइंट और आखिरी का पॉइंट कैलकुलेट ना कर ले, क्योंकि इस तरीके से वो हनीकॉम्ब बना है कि उसको मजबूती मिली है। साथ ही साथ जो हेक्सागोनल शेप हनी बी ने चुना है, शहद की मक्खी ने चुना है, वो इसीलिए है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शहद स्टोर किया जा सके और कम से कम मटेरियल लगे उस हनी कॉम्ब के वैक्स स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जो हनी कॉम्ब होता है वो वैक्स से बना होता है, ये भी शहद की मक्खी खुद बनाती है। फिर साथ ही साथ जो शहद होता है वो भी शहद की मक्खी बनाती है। शहद की मक्खी के पुट्ठे में एक रानी शहद की मक्खी होती है और उसका काम होता है कि नस्ल को आगे बढ़ाए, और कुछ मेल वर्कर्स होते हैं, यानी कि मर्द जात की मक्खियाँ, और बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ीमेल जात की मक्खियाँ या औरत जात की मक्खियाँ, फ़ीमेल हनी बीज होते हैं। और अक्सर जो फूलों पर इधर उधर जाते हुए शहद की मक्खियाँ नज़र आती हैं, वो दरअसल औरत जात की मक्खियाँ होती हैं। लेकिन ये बात साइंसदानों को 20वीं सेंचुरी से पहले कभी मालूम नहीं हुआ था। यही एक वजह है कि शेक्सपियर जब अपने प्लेज लिखते थे तो उसमें बताते थे कि एक मर्द मक्खी अपने राजा को जाकर रिपोर्ट करता है। आज 20वीं सेंचुरी में फॉन फ्रिस नाम के साइंटिस्ट ने तमाम डिटेल बताई है शहद की मक्खियों के ताल्लुक से, और इससे हमें पता चलता है कि शहद की मक्खियों में सबसे ज़्यादा अगर काम करने वाली होती हैं, अगर कामों को अंजाम देने वाली होती हैं, तो वो औरत ज़ात की शहद मक्खियाँ होती हैं, यानी फ़ीमेल हनी बीज होती हैं जो तमाम काम निपटाती हैं। और मेल हनी बीज या ड्रोन्स जो होते हैं वो बहुत कम मिक़दार में होते हैं और उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो नस्ल को आगे बढ़ाए। और हाई फोटोग्राफिक मेथड से साइंटिस्ट आज अपने जो शहद की मक्खियाँ जो काम करती होती हैं, उनके पैरों के पोलन बास्केट्स को वो फोटोग्राफिक मेथड से देख करके आज आपको बता सकते हैं कि ये जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं वो दरअसल औरत ज़ात की हैं। और अरबी में जो लफ्ज़ अल्लाह सुब्हाना ताला इस सूरह नहल की आयत नंबर 68 और 69 में जो इस्तेमाल करते हैं शहद की मक्खी के लिए,
वो है फसलुकी, यानी कि एक ऐसी शहद की मक्खी जो औरत जात की है। जबकि ये बात सिर्फ 20वीं सेंचुरी में हमें मालूम हुई है कि ये औरत जात की मक्खी है जो तमाम काम निपटाती है, वरना उससे पहले पूरे साइंसदान ये समझते थे कि वो मर्द जात की मक्खी होती है जो काम निपटाती है और एक रानी नहीं होती बल्कि एक राजा होता है। आज साइंसदान आपको बताते हैं कि वो एक रानी होती है और तमाम औरत जात की मक्खियाँ अपने काम निपटाती हैं। और अगर हम देखें कि इस शहद के पुट्ठे में एक और चीज़ जो मेंटेन की जाती है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अलावा, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में आप ले लीजिए, कोई चीज़ भी जब उगती है, जैसे कि मशरूम्स की फैक्ट्री हो या फिर कोई और खाने पीने की फैक्ट्री हो, सबसे बड़ा डर जो एक मार्केटर को, जो उस फैक्ट्री वाले को होता है कि उसमें कहीं जरासीम ना पैदा हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया अगर कोई भी फूड सब्सटेंस में आ जाए तो वो पूरे का पूरा ख़राब हो सकता है। यही एक वजह है कि बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्शन यूनिट्स में ऐसी ह्यूमिडिटी और साथ ही साथ हवा को एक सही टेम्परेचर पर रखने के लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। अगर हम फार्मेसी प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री पर चले जाए तो वहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बाहर के जो मच्छर है, बाहर के जो कुछ चीज़ें हैं उसको अंदर आने से रोका जा रहा है, और उसके लिए वो लोग दरवाजे पे ही एक ऐसा सिस्टम रखते हैं कि तमाम के तमाम बाहर की चीज़ें बाहर ही रह जाती है और अंदर की हवा अंदर ही रह जाती है। और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपने दवाइयों को बनाया जाता है और एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी उस पर मेंटेन की जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सब एकदम पैक होता है और हम फार्मासिटी के जो लैब्स है उसके अंदर इंटर नहीं हो पाते, और जो कुछ अंदर होते हैं वो अपने ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपने दवाइयों को बनाया जाता है और एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी उस पर मेंटेन की जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सब एकदम पैक होता है और हम फार्मासिटी के जो लैब्स है उसके अंदर इंटर नहीं हो पाते, और जो कुछ अंदर होते हैं वो अपने ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये शहद की मक्खी भी जिस तरीके से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करती है, उसी तरीके से वो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती। और ये इंतज़ाम वो करती है दो तरीके से। एक तो ये कि हर पुट्ठे के पास 2 गार्ड्स ठहरे होते हैं ताकि दूसरा कोई इंसेक्ट उस बी हाइव में, उस घर में, उस पुट्ठे में ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही दूसरा कोई इंसेक्ट आ जाएगा तो फिर बैक्टीरिया फैल सकता है। तो 2 गार्ड्स सिर्फ इसीलिए ठहरी होती हैं ताकि उस चीज़ को निकाला जाए, एंट्रेंस से रोक दिया जाए। और दूसरा जो इंतज़ाम एक शहद की मक्खी करती है कि अगरचे के कोई बड़ा इंसेक्ट अंदर आ भी जाता है या फिर उन शहद की मक्खियों में से कोई चीज़ अंदर आकर मर जाती है या कोई कीड़ा अंदर आकर मर जाता है, तो वो हनी बीज एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है प्रोपोलिस या बी रेजिन। ये एक ख़ास चीज़ होती है जो कि शहद की मक्खी बनाती है, और इस चीज़ में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता। ये प्रोपोलिस और ये जो बी रेजिन होता है, जैसे ही कोई अगर इंसेक्ट अंदर आकर मर गया उस बी हाइव में, सबसे बड़ा थ्रेट होगा बैक्टीरिया का। तो जैसे ही कोई कीड़ा मर जाता है या फिर अंदर से बाहर निकलता नहीं, तो तब तो सारी की सारी शहद की मक्खियाँ उसको एम्बाम करती हैं इस बी रेजिन से, यानी कि उसको कवर करती है इस बी रेजिन या प्रोपोलिस से, ताकि वो वहीं का वहीं पत्थर की तरह सख्त हो जाए और मर जाए। और अगर मरी हुई कोई चीज़ हो तो वो दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ की वजह से पूरे शहद के पुट्ठे को ख़राब नहीं करे। यानी कि हम देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इंतज़ाम अब एक शहद की मक्खी ने अपने घर का किया है, किस तरीके से उसे बनाया है, किस तरीके से उसको मेंटेन किया है। और साथ ही साथ इस सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 68 और 69 में अल्लाह सुब्हान तआला एक और ख़ास बात कहे हैं कि हमने उसको अपना फजल यानी कि प्रोड्यूस, जो कुछ ज़मीन उगाती है उसको खाने के लिए दिया है और अपना रास्ता तलाश करने के लिए दिया है बड़े हुनर के साथ। यहाँ पर हमें सोचने वाली बात यह है कि वो क्या हुनर है एक शहद की मक्खी में जो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बताना चाहते हैं। आज आपको साइंटिस्ट बताएंगे, ख़ास तौर से फॉन फ्रिस नाम के साइंटिस्ट जिसने तमाम जानवरों के अवेलेबिलिटी यानी उनका बिहेवियर को पढ़ा है, साथ में ये भी हमें बताया है कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं वो एक दूसरे से एक बड़े हुनर के साथ बात करती हैं।
और वो हुनर ये है कि वो बी डांस करती है अपने आप से या दूसरे मक्खियों से कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि बाज़ाफ्ता एक शहद की मक्खी दूसरी शहद की मक्खी को जब कम्युनिकेशन करना चाहती है, बात करना चाहती है, तो वो नाच कर एक दूसरे से बात करते हैं। बी डांस जिसको कहते हैं कि वो नाचते हुए एक दूसरे से कंप्लीट बात यानी कैलकुलेशंस के साथ वो बताते हैं। जैसे कि अगर शहद की मक्खी को बताना हो कि इस पुट्ठे के 100 किलोमीटर पर बहुत सारे फूल हैं, तो फिर वो 8 की शक्ल में डांस करेगी। यानी जैसे कि हम 8 नंबर को लिखते हैं, उस तरीके से वो शहद की मक्खी उस डांस को अंजाम देगी और अपनी जो दुम होती है उसको वैग करेगी। और अगर उसे डिस्टेंस बताना होगा तो उस दुम को वो इस तरीके से हिलाएगी कि उस दुम के वैगिंग के बीच में से अगर लाइन डाल दी जाए और सूरज को उस लाइन से मिला दी जाए तो फिर उसको एग्जैक्ट एंगल और एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चलेगा उसकी जो शहद की मक्खी बाकी की जो शहद की मक्खियों को बताने के लिए कि किस एंगल पर वो फूल मौजूद है। और अगर उसे एग्जैक्ट डिस्टेंस बताना होगा तो फिर वो 1 मिनट में कुछ 10 बार अपने टेल को हिलाती है, ये बताने के लिए, ये कैलकुलेशन के लिए कि वो डिस्टेंस एग्जैक्टली कितना है, क्या वो 100 किलोमीटर है या 95 किलोमीटर है। ये तमाम इंफॉर्मेशन एक शहद की मक्खी दूसरी शहद की मक्खियों को इतनी एग्जैक्ट तरीके से और एक डांस की शक्ल में बताती है। यही एक वजह है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि वो अपना रास्ता तलाश करते हैं बड़े हुनर के साथ। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला इसी आयत में ये दबाव डालते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ये एक शहद की मक्खी को इतना सब कुछ सिखाया है। तो हम देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कुछ एक शहद की मक्खी को सिखाया है, वो जाहिर सी बात है कि एक कीड़ा अपने आप में इतने सारे कैलकुलेशन नहीं कर सकता। एक कीड़े को इतनी नॉलेज नहीं हो सकती कि अगर शहद को मेंटेन करना हो तो फिर उसको पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की ज़रूरत है। ये तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंस्पायर किया है एक शहद की मक्खी को अपना काम अंजाम देने के लिए। और शहद के फ़ायदे जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसी आयत में बताया है कि इनके पेटों में से, इन शहद की मक्खी के पेटों में से एक ऐसा ड्रिंक निकलता है, एक ऐसे पीने वाली चीज़ निकलती है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं और जिसमें इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और सही बुखारी की यह हदीस है कि एक इंसान प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि मेरे भाई के पेट में दर्द है और वो ख़त्म नहीं हो पा रहा, आप कुछ इलाज बता दीजिए। और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के पीने को उसको रेमेडी बताई थी। यहाँ तक कि 3 दफ़ा वो वापस आता है और कहता है कि पेट में दर्द ठीक नहीं हुआ, तब भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का इस्तेमाल को बताया और फिर जाकर के उस सहाबी के पेट का इलाज हो गया। ये तिरमिज़ी की हदीस है जिसमें प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 चीज़ों से फ़ायदा उठाओ, एक कुरान और दूसरा शहद। यानी कि शहद की बहुत सारी अहमियत कुरान और हदीस में हमें पता चलती है। और शहद के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि वो वेरियंग कलर्स की है, यानी कि मुख्तलिफ रंगों की है और इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे बेहतरीन फ़ायदे जो हमें शहद में दिखाई देते हैं वो ये है कि शहद की वजह से खून साफ़ होता है। शहद में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बैक्टीरिया को क्लींस कर दे। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि शहद की वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में फ़्लो होता है जो ब्रेन की, जहन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर बंदा सुबह में 1 चमचा शहद थोड़े से माइल्ड ल्यूक वार्म वाटर में, गर्म पानी में अगर ले लेता है तो 7 मिनट में खून के दौरान में वो शहद आ जाएगा। और साथ ही साथ सबसे पहला फ़ायदा वो जहन को पहुंचाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले जहन को खाना मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लूकोज अगर हमारे जिस्म का कोई आज़ा इस्तेमाल करता है तो वो जहन ही है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि स्टमक के अल्सर्स में भी शहद मुफीद मालूम हुआ है। यहाँ तक कि वर्ल्ड एपी कल्चर कॉन्फ्रेंस जो कि 1993 चाइना में हुआ था, इसमें तमाम साइंसदानों ने अपने अपने रिपोर्ट पेश किए थे कि शहद कितना फ़ायदेमंद है। यूएस के साइंसदान ने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा शुगर कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज़ है, यानी कि शहद में सबसे ज़्यादा शुगर कॉन्सेंट्रेशन होता है और बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट होता है। और
एक पोलैंड के डॉक्टर ने फरमाया था कि मैंने अपने पेशेंट्स को कैटरैक्ट के जो मरीज़ थे उनको मैंने शहद दिया और जिसकी वजह से आँख पर शहद लगाने से कैटरैक्ट ठीक हो गया। फिर हम देख सकते हैं कि शहद काम आता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ को वो रोकता है। यही एक वजह है कि जो पहले के रशिया के सोल्जर्स होते थे, वर्ल्ड वार में देखा गया कि उनके पास कोई दवाई मौजूद नहीं होती थी तो वो अपने ज़ख्मों पर शहद लगाते थे, क्योंकि शहद लगाने की वजह से वो ज़ख्म जल्द से जल्द सूख जाता है। और हम देख सकते हैं कि शहद में बहुत सारी एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स मिलती है, जैसे कि तमाम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हम देख सकते हैं, B1, B6, B3, ये तमाम शहद में मौजूद है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज की शक्ल में ये शुगर्स मौजूद है। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई और ये तमाम इम्पोर्टेंट विटामिन्स इसमें हैं। और मिनरल्स में बहुत सारी मिनरल्स यानी कि आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, तमाम पोटाशियम, कैल्शियम, ये तमाम हमें शहद में मिलते हैं। यानी कि शहद एक ग़िज़ा की तरह पूरी की पूरी जो रिक्वायरमेंट है शुगर्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की, ये तमाम की तमाम इंसान को वो दे रहा है। साथ ही साथ जो शहद के पुट्ठे में जो रॉयल जेली होती है वो भी इस्तेमाल की जाती है इंसानों के फ़ायदे के लिए। यही एक वजह है कि हम देखते हैं कि अक्सर यूनानी दवाओं में सबसे ज़्यादा मकदार में अगर मिक्सचर के लिए कोई चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं तो वो शहद है। अक्सर हर दवा में हम देखते हैं कि शहद का इस्तेमाल यूनानी दवाओं में बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी कि शहद में जो कुछ मेडिकल बेनिफिट्स है वो तमाम डिजीज़ को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं, यानी बीमारियों को दूर करने का भी ज़रिया शहद बनी है। फिर हम देख सकते हैं कि शहद के अंदर एक सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी ये है कि वो मॉइस्चर को बरकरार रखती है, यानी कि सूखने नहीं देती। और ये एक चीज़ है जो कि इंसान के पेट की बीमारियों के लिए, स्किन की बीमारियों के लिए और खून के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि मॉइस्चर को एक चीज़ पकड़े रखना। फिर हम देख सकते हैं कि शहद में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो बेहतरीन इतनी सारी मेडिकल बेनिफिट्स रखी हैं, ये फिर से इंसान को ये बता रहा है कि शहद इंसानों के फ़ायदे के लिए कितनी अहमियत वाली चीज़ है। और हम देख सकते हैं कि शहद की मक्खियाँ हों तो फिर वो उतना ही शहद बना रही, इतना ज़्यादा शहद बना रही हैं कि इंसानों को भी काम आ रहा है। दूध, अगर गाय अगर दूध देती है तो फिर इतना ज़्यादा दूध दे रही है कि इंसानों को भी काम आ रहा है। ये एक्सेस प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? ये एक्सेस प्रोडक्शन दरअसल हम इस पर सोचना चाहिए कि तमाम एक्सेस जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंसानों के फ़ायदे के लिए है। मैं अपनी बात को फिर से उस आयत पर ख़त्म करना चाहती हूँ जो सूरह जाथिया की आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं